बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डेंसिटी, डिस्क्राइब मेथड्स टू डिटरमाइन डेंसिटीज ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इस क्वेश्चन में हमने डेंसिटी को डिफाइन करना है और इसके बाद डिफरेंट मेथड्स बताने हैं जिनमें रेगुलर और इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी डेंसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है, लिक्विड की डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है और गैसेस की डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है, इसके बारे में डिटेल से बताना है। तो सबसे पहले हम डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मास मेजर करते हैं और फिर उसको वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो उस मास की वैल्यू को वॉल्यूम की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगी। इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज पैक्ड इनटू ए गिवन स्पेस, कि गिवन स्पेस में कितनी अमाउंट में कोई भी जो मैटर है वो पैक हुआ है। जैसे अगर हम एक बॉक्स लें जिसकी लेंथ 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है और उस बॉक्स के अंदर हम पानी से फुल कर दें तो वो पानी की डेंसिटी आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। वही अगर हम उसमें रुई डाल दें तो वो रुई की डेंसिटी आ जाएगी। उसी में हम रेत डाल दें तो वो रेत की डेंसिटी आ जाएगी। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है किसी भी मैटर का, उसको हम नाम देते हैं डेंसिटी का। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है और वॉल्यूम को कैपिटल V से। तो डेंसिटी रो, इसको रो पढ़ते हैं, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल है डेंसिटी का, रो इक्वल टू m/v। यूनिट जो है डेंसिटी का वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, वो आप इसके फार्मूले से भी देख सकते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, डिवीजन में होने की वजह से क्यूबिक मीटर में माइनस आएगा, यानी कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या था कि हमने वो मेथड बताने हैं जिसके जरिए से रेगुलर इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेजर की जाती है, लिक्विड की और गैस की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेगुलर शेप्ड सॉलिड अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसकी डेंसिटी कैसे मेजर की जाएगी। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? जिस तरह प्रॉपर एक क्यूब हो, स्फीयर की फॉर्म हो, सिलेंड्रिकल शेप हो, स्क्वायर हो, तो इनकी डेंसिटीज मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बैलेंस की मदद से हम उसका मास मेजर कर लेंगे। हम क्या करेंगे? उसका मास मेजर कर लेंगे। उसके बाद हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उस रेलिवेंट शेप का, ठीक है, प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करके। जैसे स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला V इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो जो भी शेप होगी उसका वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बैलेंस की मदद से मास मेजर कर लिया था, तो डेंसिटी के फार्मूले रो इक्वल टू mv में हम मास और वॉल्यूम का फार्मूला, मास और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने ये पढ़ा है कि इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बैलेंस की मदद से ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर लेंगे, इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का। फिर उसके बाद क्या करना है? मेजरिंग सिलेंडर को पानी से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक भर देंगे, वो उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा। उसके बाद वो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम मेजर करना है उसको उस पानी के अंदर डाल देंगे। तो उस ट्यूब के, उस मेजरिंग सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो लेवल, वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उसको हम V2 नोट कर लेंगे, वॉल्यूम V2 माइनस V1 करेंगे तो इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। मास हमने बैलेंस की मदद से मेजर किया था, वॉल्यूम हमने V2 माइनस V1 से मेजर कर लिया। इसको डेंसिटी के फार्मूले में अप्लाई करेंगे, जो दोनों वैल्यूज रो इक्वल टू m/v में, तो इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी।
इसके बाद हम तीसरा केस देखते हैं जिसमें लिक्विड या गैस, लिक्विड और गैस का जो डेंसिटी फाइंड करने का मेथड है वो सेम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एम्प्टी फ्लास्क का मास मेजर कर लेंगे बैलेंस की मदद से। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है कि फ्लास्क को उस लिक्विड या गैस से फिल कर लेंगे जिसकी डेंसिटी हमने मेजर करनी है, और फिल करने के बाद उस फ्लास्क का विद गैस टोटल मास कैलकुलेट कर लेंगे। पहले एम्प्टी फ्लास्क का मास कैलकुलेट किया था और फिर उस फ्लास्क में गैस या लिक्विड इंटर डालने के बाद हम मास कैलकुलेट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ एम्प्टी फ्लास्क टू फाइंड द मास ऑफ लिक्विड और गैस। हमने जो दूसरे स्टेप में मास मेजर किया है उसमें से पहले स्टेप में किया गया मास जो मेजर किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मेजर द वॉल्यूम V ऑफ द फ्लास्क एज इट इक्वल्स द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और गैस। मेजर करेंगे वॉल्यूम V फ्लास्क का, वो किसकी इक्वल होगा, लिक्विड या गैस के वॉल्यूम के इक्वल होगा। फाइनली कैलकुलेट इट्स डेंसिटी बाय यूजिंग द फार्मूला, तो फार्मूले से हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे रो इक्वल टू m ओवर v से। डेंसिटी फाइंड करने का यही एक फार्मूला है और इसी के जरिए से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेंसिटी कैलकुलेट की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की अगर बात की जाए तो इनका मॉलिक्यूलर कंपैरिजन अगर किया जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं किस तरीके से उनके पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है या पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है उसकी बेस पे। कौन से पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं। अब इनका जो बिहेवियर है वो हम कैसे देख सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उन पार्टिकल्स के दरमियान होंगी या उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है यानी कि पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है, इन दोनों तरीकों से हम बिहेवियर देख सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो सबसे पहले हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पे स्टेप बाय स्टेप सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की जाए तो सबसे पहले सॉलिड्स के लिए सॉलिड्स पोजेस द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ये फोर्सेस जो होती हैं पार्टिकल्स को फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर शेप होती है और इसका प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है। जैसा कि आपके पास स्टोन है, स्टोन सॉलिड ऑब्जेक्ट है, चेयर है सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिस भी मटेरियल की बनी हो, तो सॉलिड की प्रॉपर शेप और वॉल्यूम होगा। उसके बाद लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड जो होता है उसमें वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ये जो फोर्सेस होती हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखें, पार्टिकल्स टुगेदर इकट्ठे रहें, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर एक वॉल्यूम बना रहता है, लेकिन इनकी प्रॉपर कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती उन पार्टिकल्स की। ये क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं ये पार्टिकल्स, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर शेप भी नहीं होती, लेकिन इस लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये जो पार्टिकल्स होंगे ये उस कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेंगे। उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम अगर गैस के कॉन्सेप्ट में देखें तो गैस में जो इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस होती हैं वो वीकेस्ट होती हैं, यानी कि सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी वो गैसेस में होगी। इवन कि हम उसको अक्सर औकात नेग्लिजिबल इग्नोर भी कर देते हैं। ये गैस पार्टिकल्स को ये अलाउ करता है कि वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें, जिसकी वजह से नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, उसका प्रॉपर कोई शेप या वॉल्यूम भी गैस का नहीं होता। गैस
क्या करती हैं, एक्सपेंड होती हैं टू फिल देयर कंटेनर। गैसेस एक्सपेंड कर जाती हैं, जिस भी कंटेनर में उसको डाला जाए तो वो क्या करती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं, एक्सपेंड टू फिल देयर कंटेनर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का जो पार्ट था उसमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट से हमने देखना था। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सॉलिड्स में देखते हैं कि पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे मौजूद होते हैं, इस वजह से वो अपनी फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। दे लैक ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, ना तो वो ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं और ना ही रोटेशनल मोशन करते हैं, क्योंकि वो अपनी फिक्स पोजीशन पे मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए मोशन ऑफ पार्टिकल्स को हम देखें लिक्विड में, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन कंपेयर टू सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड की निस्बत लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये क्या अलाउ करते हैं, लिक्विड्स को अलाउ करते हैं कि वो फ्लो कर सकें और जिस कंटेनर में डाला जाए प्रॉपर उसकी शेप इख्तियार कर लें। नेक्स्ट हमारे पास गैसेस हैं। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिग्री ऑफ मोशन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मूवमेंट गैस के पार्टिकल्स की होती है। ये रैंडमली मूव कर सकते हैं और रैपिडली मूव कर सकते हैं, तमाम डायरेक्शंस में एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं, और जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर इस गैस को डाला जाए उस गैस की दीवारों के साथ भी ये टकराते हैं। दिस एक्सप्लेन्स द कंप्रेसिबिलिटी एंड डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसका मतलब यह है कि गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वेरी विद टेम्परेचर एंड एक्सप्लेन हाउ दीज प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि हमने दो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है जो कि टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से उन पे इफेक्ट पड़ता है, और ये बताना है कि वो कैसे यूज कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को टेम्परेचर मेजर करने के लिए। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती हैं वो काफी सारी हैं, लेकिन उनमें से जो दो कॉमन एग्जांपल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम वो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो कि टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता है। तो ज्यादातर जो सब्सटेंस हैं उनमें वॉल्यूम इंक्रीज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, और वॉल्यूम डिक्रीज करता है अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए। इस फिनोमेना को थर्मल एक्सपेंशन का नाम दिया जाता है, यानी कि हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर्स लाइक दोज कंटेनिंग मर्करी और अल्कोहल यूटिलाइज दिस प्रिंसिपल, कि लिक्विड जो होते हैं गिलास थर्मोमीटर्स में वो इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। द लिक्विड एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ नैरो ट्यूब एज द टेम्परेचर चेंजेस। जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है नैरो ट्यूब के साथ जूं टेम्परेचर चेंज होता है, एंड द लेवल ऑफ द लिक्विड corresponds टू a specific temperature reading on the calibrated scale। और जो लेवल होता है उस लिक्विड का वो जिस पॉइंट तक जाए हम उसको टेम्परेचर की मार्किंग जो ऊपर लगी होती है ना लाइंस प्रॉपर के कितने तक ये लेवल जाएगा उस लिक्विड का, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कितना टेम्परेचर हो गया है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर उसको जब प्रोवाइड किया जाता है तो वो लिक्विड एक्सपेंड कर जाता है। आपने थर्मामीटर में देखा है, थर्मामीटर में उसको यूज करते वक्त हिलाते हैं, उसका हिलाने की वजह से क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है, तो थर्मामीटर का वॉल्यूम डाउन चला जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन जब बुखार चेक करने के लिए उसे हम यूज करते हैं और उसके बाद
जब उसको देखते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उस थर्मोमीटर को मिलता है, यानी कि मरकरी को मिलता है। तो मरकरी क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से हमें हाई टेम्परेचर वहां पे शो होता है। वॉल्यूम के बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है चेंज होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक अपोजिशन है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो चीज उसको रोकती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। काफी सारे मटेरियल्स जैसा कि मेटल्स हैं उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। इसके लिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं जिनको रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर भी कहते हैं, RTDs। ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं। दे कंटेन अ मेटल रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज एक्यूरेटली मेजर्ड। ये क्या करते हैं, मेटल रेजिस्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वह एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है। बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस द टेम्परेचर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड यूजिंग अ नॉन रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। कि जब रेजिस्टेंस मेजर कर ली जाती है RTDs की मदद से तो जो टेम्परेचर है उसको हम प्रिसाइजली देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है उसकी मदद से। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं उनमें प्रेशर है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कलर है certain materials का, and infrared radiation emitted by objects can also be used for temperature measurement in various applications. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, describe the construction and working of different types of gas thermometers. कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस थर्मोमीटर्स की। तो गैस थर्मोमीटर्स हम थर्मल एक्सपेंशन या प्रेशर चेंजेस जो गैस में होती है उसको यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। गैस थर्मोमीटर्स किन चीजों को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट की वजह से जो गैस एक्सपेंड होगी, या प्रेशर चेंजेस, प्रेशर में जो चेंज आएगा गैस के उसकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। अब ये सेंसिटिव और एक्यूरेट थर्मोमीटर्स होते हैं स्पेशली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे। दो मेन गैस थर्मोमीटर्स हैं। सबसे पहला कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसमें पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में एक बल्ब होता है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मौजूद होती है और इसको मैनोमीटर क्या है, यू शेप्ड ट्यूब है पार्शली फिल्ड विद मर्करी और अनदर लिक्विड, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो बल्ब है जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मौजूद है उसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। बल्ब एंड कनेक्टिंग ट्यूब आर मेड अप ऑफ द मटेरियल्स दैट डू नॉट एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली। कि बल्ब और कनेक्टिंग ट्यूब जो है वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो एक्सपेंड नहीं करते। गैस इज केप्ट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग द मैनोमीटर। गैस को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम उसका रखते हैं, एंड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग द मैनोमीटर। मैनोमीटर की मदद से प्रेशर मेजर कर लिया जाता है। वर्किंग क्या है इसकी, बल्ब इज एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। बल्ब को क्या किया जाता है कि वो टेम्परेचर मेजर कर सके। एज द टेम्परेचर चेंजेस द गैस प्रेशर इनसाइड द बल्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द गैस लॉ P प्रोपोर्शनल टू T इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कि टेम्परेचर चेंज होगा तो गैस का प्रेशर जो है इनसाइड द बल्ब वो भी चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू गैस लॉ P प्रोपोर्शनल टू T यानी कि पावर, अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन मैनोमीटर यूजिंग अ कैलिब्रेशन कर्व, द टेम्परेचर इज डिटरमाइंड। ठीक है, प्रेशर जब चेंज होगा उसको ऑब्जर्व किया जाएगा मैनोमीटर में, तो कैलिब्रेशन कर्व को इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर जो है उसको हम नोट कर सकते हैं। यानी कि P प्रोपोर्शनल टू T प्रेशर और टेम्परेचर का जो डायरेक्ट रिलेशन है कांस्टेंट
वॉल्यूम पे उसकी मदद से प्रेशर चेंज होने से टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है, तो इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में प्रेशर मेजर किया जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा तो टेम्परेचर मेजर कर लिया जाएगा। बल्ब कंटेनिंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज कनेक्टेड टू ए कैपिलरी ट्यूब और ए कॉलम फॉर वॉल्यूम मेजरमेंट। A movable piston or reservoir is used to keep the gas at a constant pressure. Constant pressure पे वॉल्यूम को मेजर कर लिया जाता है। वॉल्यूम मेजर हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन केस ऑफ प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इस तरीके से वॉल्यूम जो चेंज होगा उसको मेजर करके टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर नोट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कैन बी मॉडिफाइड टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, गिव अ डिटेल्ड आंसर। अब यहाँ पे हमने डिटेल बतानी है कि लिक्विड जो ग्लास थर्मोमीटर में यूज किया जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई करके हम उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि थर्मोमीटर को मजीद इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, कौन सी चेंजिंग्स लाकर। सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब उनको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। थर्मोमीटर का सेंसिटिविटी उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नैरोअर कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब को नैरो कर देंगे। नैरो करने से क्या होगा, नैरो करने का मतलब यह है कि उसमें जो थर्मोमीटर मौजूद है, लेट्स सपोज जो लिक्विड है वो थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर को थोड़ा सा भी अगर हीट मिलेगी तो वो एक्सपेंड करेगा, तो उस ट्यूब में काफी हाई चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, नैरो होने की वजह से नैरो होगी, थोड़ी सी भी जो एक्सपेंशन है वो वाज़ेह हमें नजर आएगी। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी यानी कि इंप्रूव हो जाएगा थर्मोमीटर। दूसरा, लार्जर बल्ब वॉल्यूम। लार्जर बल्ब वॉल्यूम से क्या मुराद है, उसमें ज्यादा लिक्विड आ जाएगा, यानी कि अगर मरकरी है तो ज्यादा मरकरी उस बल्ब में मौजूद होगा, लीडिंग टू ए ग्रेटर एक्सपेंशन फॉर सेम टेम्परेचर चेंज, यानी कि सेम टेम्परेचर चेंज में ग्रेटर एक्सपेंशन आएगी, ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो इस तरीके से भी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी। सेंसिटिविटी के बाद सेकंड जो पॉइंट हम नोट करते हैं वो है रेंज। रेंज थर्मोमीटर की कैसे इंक्रीज कर दी जाती है, लॉन्गर स्टेम। लॉन्गर स्टेम विद मोर ग्रेजुएशंस इंक्रीजेस द टेम्परेचर रेंज द थर्मोमीटर कैन मेजर। अब लॉन्गर स्टेम से क्या मुराद है कि थर्मोमीटर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए। लेंथ इंक्रीज करने से टेम्परेचर रेंज इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि थर्मोमीटर में जो लिक्विड है, लेट्स सपोज मरकरी है, मरकरी जब एक्सपेंड करेगा तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एक्सपेंड कर सकेगा, तो रेंज इस हिसाब से ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद रेंज को इंक्रीज करने का दूसरा प्रोसेस क्या है, लिक्विड विद वाइडर लिक्विड्स रेंज। वाइडर लिक्विड्स रेंज से क्या मुराद है, यूजिंग अ लिक्विड विद अ वाइडर टेम्परेचर रेंज बिटवीन इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उस थर्मोमीटर में एक ऐसा लिक्विड यूज करना है जिसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई हो, तो वो ब्रॉडर मेजरमेंट देगा हमें, यानी कि उसकी रेंज काफी हाई होगी। जो थर्मोमीटर में मरकरी यूज किया जाता है, मरकरी थर्मोमीटर जो आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उनका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है, इस वजह से मरकरी को यूज किया जाता है। और थोड़ी सी भी हीट से वो ज्यादा एक्सपेंड करता है, तो इसकी वजह से मरकरी यूज किया जाता है। उसके बाद तीसरा, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे इंक्रीज की जाती है, थिनर ग्लास वॉल्स। ग्लास वॉल्स जो हैं वो काफी थिन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर एनवायरनमेंट और लिक्विड के दरमियान काफी तेजी से होगी और क्विक रिस्पॉन्स आएगा टेम्परेचर चेंज का। उसके बाद स्मॉलर बल्ब साइज। स्मॉलर बल्ब साइज से क्या मुराद है, बल्ब जिसमें लिक्विड मौजूद है
जैसे मरकरी है तो मरकरी मौजूद है, वो हमारे पास साइज में स्मॉल होना चाहिए, जिसकी वजह से हैज ए लोअर थर्मल मास, स्मॉलर बल्ब हैज ए लोअर थर्मल मास, मीनिंग इट हीट्स अप और कूल्स डाउन मोर क्विकली, इंप्रूविंग रिस्पॉन्सिवनेस। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन सा है? एक्यूरेसी, यूनिफॉर्म कैपिलरी बोर। एक्यूरेसी कैसे अचीव की जा सकती है? यूनिफॉर्म कैपिलरी बोर कि यूनिफॉर्म बोर इंश्योर्स कंसिस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड अलोंग द स्केल, इंप्रूविंग एक्यूरेसी। अब यूनिफॉर्म कैपिलरी बोर से क्या मुराद है? यानी कि जो थर्मोमीटर है वो चाहे जितनी मर्जी उसकी लेंथ हो, लेकिन जिस ट्यूब के अंदर उस लिक्विड ने एक्सपेंड होना है, मरकरी या मरकरी ने एक्सपेंड होना है, तो वो लिक्विड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके अंदर जो होल है जहां पे एक्सपेंशन होनी है वो लेंथ वाइज यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पे डायमीटर कम है और किसी जगह पे ज्यादा हो गया। नेक्स्ट हाई क्वालिटी ग्लास है। हाई क्वालिटी ग्लास की मदद से भी एक्यूरेसी की जा सकती है अचीव। हाई क्वालिटी ग्लास इस्तेमाल करने का फायदा क्या होगा कि लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मिनिमाइजेस द ग्लास ऑन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। हाई क्वालिटी गिलास होगा तो जो गिलास है वो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से एक्सपेंड या कंप्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यानी कि जो चेंज आएगा वो सिर्फ उस लिक्विड में होगा जो कि इस थर्मोमीटर में मौजूद है, और वो मेजर करके हम एक्यूरेसी को इंप्रूव कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट कुछ और कंसिडरेशंस हैं, जैसे कि लिक्विड प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उस थर्मोमीटर में हम कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये एक अलग क्वेश्चन है कि कौन सा लिक्विड ज्यादा बेहतर होता है थर्मोमीटर में यूज करने के लिए। तो सिंपली मरकरी, अल्कोहल या और भी कोई भी ऑर्गेनिक कंप्यूटर लिक्विड जो है वो यूज कर सकते हैं लिक्विड प्रॉपर्टीज लिक्विड के तौर पर थर्मोमीटर में। और इसके बाद एक और क्या रीजन हो सकती है? मैग्नीफाइंग लेंस, यानी कि जो जिस ट्यूब के अंदर थर्मोमीटर, जिस ट्यूब का बना हुआ है ग्लास ट्यूब का, उस ग्लास ट्यूब को वो ग्लास की बजाय लेंस का हो, मैग्नीफाइंग लेंस का। मैग्नीफाइंग लेंस की वजह से क्या होगा कि जो रीडिंग हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमें इजीली पढ़ सकेंगे, मैग्नीफाई होकर हमें नजर आएंगी वो लाइंस, उसकी जो भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल की जो लाइंस लगी होंगी लेंस होने की वजह से बड़ी दिखाई देंगी, तो हम इजीली रीडिंग पढ़ सकेंगे उस पर। तो जहां तक हमारे चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।